शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से हुई है? तो किन शब्दों से हुई है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम और एजुसियर से हुई है। एजुकेटम का अर्थ होता है पालन करना, ये आपका एजुकेटम का अर्थ होगा पालन करना, और एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के 2 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य जो हो जाएगा शिक्षा का, ये हो जाएगा सामाजिक समायोजन। शिक्षा व्यक्ति को समाज में स्वीकृत व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने और अपनाने में मदद करता है। दूसरा, ये काम करता है व्यक्तित्व विकास का। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और भावात्मक पहलू का संतुलित विकास करता है, जिससे वो आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनता है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है, आत्मविश्वासी बनता है, और ये मानसिक विकास करता है, भावनात्मक विकास करता है, संज्ञानात्मक विकास करता है। तो सभी क्षेत्रों में ये विकास करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक होते हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक होते हैं। पहला हो जाएगा मुक्त अधिगम, दूसरा हो जाएगा पत्राचार शिक्षा, तीसरा हो जाएगा मुक्त शिक्षा। ये आपके 3 घटक हो जाएंगे। तो मुक्त अधिगम, इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन सामग्री को अध्ययन करते हैं, वो अपनी चॉइस जब चाहते हैं जब अधिगम करते हैं। पत्राचार शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद पत्राचार के माध्यम से होता है। और मुक्त शिक्षा, इस प्रणाली में विद्यार्थी इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो आदि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा की एक परिभाषा दीजिए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के द्वारा निर्धारित ज्ञान, संस्कार और कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। औपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? औपचारिक शिक्षा से अभिप्राय है वह शिक्षा जो निर्धारित पाठ्यक्रम, नियमों और विधियों के अनुसार विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में दी जाती है। ये संरचित और प्रमाणित होती है। इसका स्थान निश्चित होता है, इसकी समय सीमा होती है, इसका एक निश्चित सिलेबस होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा जीवन भर सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सामाजिक कौशल का विकास है। ये तो जीवन सीखने की प्रक्रिया, अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर सीखता है। ये शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार, संचार कौशल और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से मदद करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं? दूरस्थ शिक्षा वो प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक के बीच भौतिक दूरी होती है। तकनीकी के माध्यम से, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वीडियो और टेलीविज़न का उपयोग किया जाता है, पत्राचार के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे माध्यम होते हैं दूरस्थ शिक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। जो पहला उद्देश्य है शिक्षा को सुलभ बनाना। अगला हो जाएगा
समय और स्थान के बीच बाधाओं को समाप्त करना। तो शिक्षा को सुलभ बनाना, दूरस्थ शिक्षा से अधिक संख्या में लोग शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे वो कहीं भी हो। समय और स्थान की बाधाओं को समाप्त करना, यह शिक्षा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने में समय या स्थान के कारण सम्मिलित नहीं हो पाते हैं किसी भी कारणवश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो किसी संस्थान या निर्धारित पाठ्यक्रम के बिना जीवन के अनुभव और सामाजिक सहभागिता के द्वारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से होती है? तो ये एजुकेटम और एजुसियर, दो शब्द हैं, एजुकेटम और एजुसियर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के दो कार्य लिखिए। तो इसका जो पहला कार्य हो जाएगा ज्ञान का विकास करना, दूसरा हो जाएगा चरित्र का विकास करना। ज्ञान का विकास करना, शिक्षा के से व्यक्ति को दुनिया और अपने आसपास के वातावरण के बारे में समझ और ज्ञान प्राप्त होता है। चारित्रिक विकास, शिक्षा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और चरित्र को सुधारने में मदद करती है। शिक्षा सामाजिक विकास भी करती है, ठीक, और ये लगभग सर्वांगीण विकास पे फोकस करती है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समायोजन की क्षमता का विकास हो जाता है और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता, योग्यता प्राप्त करता है। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक हैं। अगला क्वेश्चन, वृत्त यत्नेन संरक्षित सुक्ति का अर्थ बताना है। तो इस सुक्ति का अर्थ है चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों, आदर्शों और आदर्शों की रक्षा सच्चाई और ईमानदारी से करनी चाहिए। शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब है केवल विद्यालयों और कॉलेजों से दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा जो पाठ्यक्रम पर आधारित और प्रमाणित होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रकृति लिखिए। तो शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति सतत है, सतत प्रक्रिया है और सामाजिक और व्यक्तिगत है, सार्वभौमिक है। तो ये सतत प्रक्रिया है, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। सामाजिक और व्यक्तिगत है, ये समाज और व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। सार्वभौमिक, शिक्षा का उद्देश्य केवल किसी एक समुदाय या देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर स्पष्ट कीजिए। तो समाज का विकास इसके थ्रू होता है, व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा करती है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। समाज का विकास, शिक्षा समाज की प्रगति, सामूहिक विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक होती है। व्यक्तिगत निर्माण, व्यक्ति के मानसिक विकास करती है, व्यक्ति का शारीरिक विकास करती है, व्यक्ति का भावनात्मक विकास करती है, के लिए शिक्षा जरूरी होती है। राष्ट्रीय एकता, शिक्षा समाज के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करने और राष्ट्रीय भावना को प्रबल करने में मदद करती है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। सर्वांगीण विकास करना पहला, दूसरा ज्ञान का अर्जन करना, तीसरा चरित्र का विकास करना। सर्वांगीण विकास, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के हर पहलू का समग्र विकास करना, उसका संज्ञानात्मक विकास करना, उसे भावनात्मक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, सामाजिक विकास करना। तो ये सारी चीज़ें उसको करना है, उसका सर्वांगीण विकास पे उसका फोकस रहता है। ज्ञान का अर्जन करना, शिक्षा से व्यक्ति को नए ज्ञान और विचारों की प्राप्ति होती है। चारित्रिक विकास, शिक्षा व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, सद्गुणों का विकसित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। पहला, संरचित पाठ्यक्रम, दूसरा प्रमाण पत्र प्रदान करना, तीसरा समय और स्थान निर्धारित होता है। संरचित पाठ्यक्रम, इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम और समय
बद्ध शिक्षण प्रक्रिया होती है। एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित समय में पूरा होता है। प्रमाण पत्र प्रदान करना, औपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान किया जाता है। ठीक, समय और स्थान निर्धारित होता है। शिक्षा प्रक्रिया में समय और स्थान निश्चित होते हैं। जैसे आप एक निश्चित जगह पे एग्जाम देने जाते हैं, एक निश्चित संस्थान में आप पढ़ने जाते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो औपचारिक शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा है, जो इसमें अंतर है, औपचारिक शिक्षा एक सुनिश्चित होती है, प्रमाणित है, संस्थान आधारित है। इसके लिए आपको एक निर्धारित पाठ्यक्रम मिलता है, एक इंस्टीट्यूट होता है, एक निश्चित स्थान होता है, लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आप निश्चित समय में निश्चित वक्त पे जाते हैं, और एक निश्चित समय काल तक चलती है। अनौपचारिक शिक्षा बिना किसी पाठ्यक्रम और संस्थान के जीवन के अनुभव प्राप्त होते रहते हैं और ये लगातार चलती रहती है। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो इसकी विशेषता है, पहली तो समय और स्थान निश्चित नहीं होता, इसमें समय स्थान निश्चित नहीं होता। समय और स्थान निश्चित नहीं होता। इसमें कोई समय और स्थान की बाध्यता नहीं, जीवन के अनुभव पर संबंधित है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से जुड़े हुए अनुभव के माध्यम से होती है। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों का वर्णन कीजिए। तो पहला हो जाएगा परिवार, दूसरा हो जाएगा समुदाय, तीसरा हो जाएगा मीडिया। परिवार यह बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं जो जीवन की बुनियादी बातें सिखाते हैं, बेसिक चीजें। समुदाय समाज के विभिन्न अंगों जैसे क्लब हो गया, संगठन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। मीडिया जैसे रेडियो होगा, टेलीविजन होगा, इंटरनेट होगा, जैसे माध्यमों से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक से यह अनुभव और सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है, और निरौपचारिक यह बिना किसी संगठन और उद्देश्य के होती है, जैसे खेलकूद। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं क्या हो जाएगी? पहले तो ये इसमें लचीलापन होता है, समय और स्थान की बाध्यता नहीं होती है। तीसरा, तकनीकी के माध्यम का उपयोग होता है इसमें अधिक से अधिक। लचीलापन, छात्र अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, जब चाहे, उनका कोई निर्धारित समय नहीं, इस टाइम पे भी पढ़ना है। समय और स्थान की कोई बात नहीं, शिक्षा कहीं से भी और कभी भी ली जा सकती है। तकनीकी जैसे इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इसमें यूज होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के वास्तविक अर्थ का क्या अभिप्राय है? वास्तविक अर्थ में शिक्षा का मतलब है व्यक्ति के भीतर छिपी हुई संभावनाओं को और क्षमताओं का विकास। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। जो पहला कारक हो जाएगा ये आर्थिक स्थिति, दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता, तीसरा हो जाएगा तकनीकी प्रगति। आर्थिक स्थिति, शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। तकनीकी प्रगति, नई तकनीकी विधियों शिक्षा में सुधार और बदलाव होता है। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं?
यह वो शिक्षा है जो बिना किसी संस्थान या पाठ्यक्रम के जीवन के अनुभव और व्यक्तिगत सहभागिता से प्राप्त होती है। दूरस्थ शिक्षा के गुण। अगला क्वेश्चन, पहला हो जाएगा आपका शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, तकनीकी का उपयोग और शिक्षार्थी केंद्रित प्रणाली। सार्वभौमिकीकरण, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच। डिजिटल तकनीकी उपयोग, डिजिटल और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा केंद्रित, जो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है, छात्र की आवश्यकताओं, उनकी क्या ज़रूरत है, किसमें उनकी रुचि है, आवश्यकता और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। वसुधैव कुटुंबकम, इस सूक्ति का क्या आशय है? इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों को लिखिए। तो पहली बात तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में है की स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी और उनकी जो सिफारिशें थी ये इस प्रकार हैं। पहली, स्नातक और परास्नातक की जो अवधि है ये आयोग ने सिफारिश की कि स्नातक की अवधि 3 वर्ष कर दी जाए और परास्नातक की 2 वर्ष कर दी जाए। दूसरा, शोध एवं अनुसंधान पर बल, विश्वविद्यालय में शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना के लिए विशेष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की। तो ये इनकी प्रमुख सिफारिशें थी। अगला क्वेश्चन, वुड एबट रिपोर्ट की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। जो वुड एबट जो रिपोर्ट आई 1937 में आई थी, को व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में सुधार हेतु प्रस्तुत किया गया था। इसकी जो विशेषताएं थी, पहली, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, इसमें तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। दूसरी बात, शिक्षा को व्यवहारिक बनाना था। रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार प्रदान कर सके। गोखले विधेयक 1911 में से आपका क्या तात्पर्य? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक विधेयक को प्रस्तुत किया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की मांग की गई थी इस विधेयक के जरिए। हालांकि ये विधेयक ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से आप क्या समझते हैं? तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। इसके जो मुख्य बातें हैं इस प्रकार हैं। पहला, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, उच्च शिक्षा में सुधार करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये इसके कुछ मुख्य बातें थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग को और किन नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वुड घोषणा पत्र की विशेषताएं बताइए। जो वुड घोषणा पत्र है इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहली, वुड का जो घोषणा पत्र है 1854 में भारतीय शिक्षा का पहला व्यापक दस्तावेज था। इसकी जो मुख्य बातें हैं इस प्रकार हैं। पहला, 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था स्थापना होनी चाहिए। अगला, माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया जाए। अगला हो जाएगा महिलाओं शिक्षा पर भी बल दिया जाए। ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता से पहले भारतीय शिक्षा ब्रिटिश शासन के अधीन थी। इसमें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया गया, जबकि पारंपरिक भारतीय शिक्षा को कम महत्व दिया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लागू की, जिससे अंग्रेजी माध्यम को प्रमुखता मिली।
चूड़ाक्रम संस्कार कब होता है? चूड़ाक्रम संस्कार 1 से 3 वर्ष की आयु में होता है, जिसमें बालक के सिर के बाल उतारे जाते हैं। उपनयन का शाब्दिक अर्थ बताइए। उपनयन का शाब्दिक अर्थ समीप ले जाना। ये संस्कार विद्यार्थी के शिक्षा के आरंभ को दर्शाता था, जिसे उसे गुरु के पास भेजा जाता था। वैदिक शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली क्यों कहा जाता है? वैदिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी गुरु के आश्रम गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, इस कारण उन्हें गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सिद्ध बिहारिक किसे कहा जाता है? बौद्ध शिक्षा प्रणाली उच्च कोटि के आचार्यों को सिद्ध बिहारिक कहा जाता था, जो बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा देते थे। बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ किस आयु में होता था? बौद्ध शिक्षा आमतौर पर 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी। मकतब शब्द किस भाषा से बना है, उसका अर्थ क्या है? मकतब जो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है प्राथमिक विद्यालय। मुस्लिम शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र का नाम दिल्ली, आगरा। और जो संस्थाएं थी जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, तो वो मदरसा था, खानगाहें, दरगाहें, ये संस्थाएं थी जहाँ पे इनको शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक शिक्षा का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? उड का घोषणा, जो 1854 को आधुनिक शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है। प्राच्यवादी जो विचारधारा के समर्थक के नाम बताइए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, सदाशिव, अरविंद घोष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? भारतीय संविधान का जो 21A है में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। सन 1886 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1886 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसकी जो समीक्षा के लिए अध्यक्षता आचार्य राम मूर्ति ने की थी। वैदिक युगीन शिक्षा की परिभाषा बताइए। वैदिक युगीन शिक्षा का जो उद्देश्य था, यह था आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक विकास करना। इनमें विद्यार्थी वेदों, उपनिषदों, अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा लिया करते थे। वैदिक युग में उच्च शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वैदिक युग में उच्च शिक्षा तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल और वेदों को गहन अध्ययन किया जाता था। बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नैतिक शिक्षा और साधन पर बल दिया जाता था, नैतिकता जरूरी थी। मठों और बिहारों में शिक्षा दी जाती थी, जो इस स्थान थे, यहाँ पे वाद विवाद कराया जाता, व्यवहारिक शिक्षण दिया जाता था। जो इसके केंद्र हुआ करते थे, जैसे आपका नालंदा हो गया, नालंदा हो जाएगा, ठीक है, विक्रमशिला, और वल्लभी, ये इसके केंद्र थे। बौद्धकालीन शिक्षा जो थी, ये मठों में दी जाती थी, मठ और बिहार। यहाँ पे परवज्या संस्कार होता था। विनय पिटक जो इनका ग्रंथ है, इनका अध्ययन कराया जाता था। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं थीं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध काल में धार्मिक और नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बौद्ध काल में अहिंसा,
सत्य, दान, करुणा और ध्यान की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, इस्लामिक शिक्षा की विशेषताएं। कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती थी। मदरसों में धार्मिक एवं वैज्ञानिक विषयों की पढ़ाई होती थी। अगला क्वेश्चन, हिंदू एवं इस्लामिक शिक्षा में अंतर बताना है। जो हिंदू शिक्षा थी यह गुरुकुल गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी और ये जो इस्लामिक शिक्षा मदरसा प्रणाली पर आधारित है। हिंदू में वेदों उपनिषदों का अध्ययन होता है। इस्लाम में कुरान हदीस का अध्ययन किया जाता था। जो माध्यम होता था जो हिंदू शिक्षा प्रणाली का ये होता था संस्कृत, और जो इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी ये अरबी में दी जाती थी और फारसी में दी जाती थी, जो इनका माध्यम हुआ करता था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निस्पंदन सिद्धांत का छनन का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? जो निस्पंदन या स्किनिंग थ्योरी है या छनन सिद्धांत कहाँ से है? शिक्षा के दौरान छात्रों के कुछ विशेष योग्यता वाले छात्रों को छानकर उन्हें आगे बढ़ाया जाता था। यह सिद्धांत यह मानता है कि सभी छात्रों के पास समान क्षमता नहीं होती, इसलिए शिक्षकों को छात्रों का चयन करना पड़ता है ताकि वे अधिक योग्य हो सके और उन्हें अवसर प्राप्त हो। जो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी जो निस्पंदन सिद्धांत था ये मैकाले की नीति थी। उनका मानना था कि जो शिक्षा होता है ये सभी को गवर्नमेंट दे नहीं सकती, जो उस समय की थी। उनका मानना था कि जो उच्च वर्गीय लोग हैं, उच्च वर्गीय उनको शिक्षा दी जाए और धीरे धीरे छन छन के ये निम्न स्तर के लोगों को या निम्न वर्गीय लोगों तक पहुंच जाए, ये ऐसा उनका मानना था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हंटर आयोग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हंटर आयोग ये 1882 में स्थापित हुआ था। इसके जो प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधार की सिफारिश से थी। पहला, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा, शिक्षा के लिए एक सामान्य योजना तैयार करना। अगला, ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करना। कोठारी आयोग की सिफारिश से क्या थी? कोठारी आयोग काफी महत्वपूर्ण आयोग रहा है। 1964 में स्थापित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था व्यापक मूल्यांकन करना, सुधार करना, ये इसके कुछ सुझाव थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना, शिक्षा का माध्यम हिंदी हो या अंग्रेजी दोनों होना चाहिए। छात्रों के समग्र विकास पर बल दिया जाना चाहिए। जो 10+2 की नीति है ये इनकी है। कोठारी आयोग के त्रिभाषा फार्मूला, जो त्रिभाषा फार्मूला दिया गया वो कोठारी आयोग का था। तो इनके कुछ प्रमुख ये सुझाव थे। वैदिक शिक्षा प्रणाली के 3 उद्देश्य बताइए। तो पहला, धार्मिक और नैतिक प्रचार करना। दूसरा, समाज में जागरूकता आत्मविश्वास उत्पन्न करना। ज्ञान के प्रचार के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। गुरुकुल प्रणाली में पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल हैं? गुरुकुल प्रणाली में निम्नलिखित विषय का अध्ययन किया जाता है। पहला, वेद उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। गणित ज्योतिष संगीत का अध्ययन, कला का अध्ययन, युद्ध कला और शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया जाए। नैतिक धर्म संस्कारों का अध्ययन किया जाता था। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? बौद्ध शिक्षा मुख्य रूप से ध्यान और साधना पर जोर देती। इसके अंतर्गत चर्चा, समूह, ध्यान प्राप्ति पर बल दिया जाए। शिक्षण के जो गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाए। शिक्षा का जो उद्देश्य मानसिक और शांति आत्मज्ञान को प्राप्त करना था। और जो इनकी शिक्षण विधियां जो महत्वपूर्ण है, पहली हो जाएगी आपकी, जो पहली विधि हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि हो जाएगी, ठीक। दूसरी आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि अगली हो जाएगी आपकी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि अगली हो जाएगी आपकी तर्क करना या वाद विवाद। और फिर आपका देशाटन।
और फिर स्वाध्याय। पहला क्वेश्चन, आदर्शवाद की एक परिभाषा दीजिए। आदर्शवाद एक दर्शन है जो मानता है कि वास्तविकता का मूल तत्व विचार और मानसिक वस्तुएं हैं। यह दुनिया की वास्तविकता को मानसिक और आध्यात्मिक तत्व के रूप में देखता है, न कि भौतिक के लिए। आदर्शवाद का मानना है कि ये आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व देता है। आदर्शवाद के दो गुण बताइए। आदर्शवाद में व्यक्ति का आत्मा और मानसिकता महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह जीवन के उच्च आदर्शों को महत्व देता है और शिक्षा में नैतिकता पर जोर देता है। तत्व मीमांसा से क्या है? तत्व मीमांसा वो दर्शन है जो जीवन और जगत की वास्तविकता को समझने के लिए तत्वों और उनके अस्तित्व पर विचार करता है। यह भारतीय दर्शन में से महत्वपूर्ण शास्त्र है जो ज्ञान और अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकृतिवाद के दो विशेषताएं बताइए। प्रकृतिवाद प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों पर विश्वास करता है। यह शिक्षा में प्राकृतिक विकास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। प्लेटो के विचार जगत से आप क्या समझते हैं? प्लेटो का विचार जगत वो वास्तविकता है जो केवल मानसिक और बौद्धिक रूप में मौजूद है। यह सांसारिक भौतिक रूप में अस्थायी है, जबकि विचार जगत शाश्वत और अव्यक्त होता है। कांट के अनुसार प्रकृतिवाद दर्शन क्या है? कांट के अनुसार प्रकृतिवाद वो दृष्टि है जो वास्तविकता को हमारे अनुभवों ज्ञान के आधार पर परिभाषित करता है। कांट ने इसे नैतिकता और प्रकृति के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रयोजनवाद का अर्थ बताइए। प्रयोजनवाद वो दर्शन है जो मानता है कि ज्ञान और शिक्षा उद्देश्य जीवन में व्यवहारिक उपयोगी परिणाम प्राप्त करना। यह जीवन की वास्तविक समस्याओं के समाधान में मदद करने की दिशा में काम करता है। प्रकृति की ओर लौटो का क्या अर्थ है? यह नारा दर्शाता है कि हमें अपनी शिक्षा और जीवन को प्राकृतिक तरीके से जीने की दिशा में सुधार करना चाहिए। इसका उद्देश्य प्राकृतिक जीवन और साधारण जीवन शैली को महत्व देना है। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है बताइए। प्रैग्मेटिज्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक के प्रैग्मा जिसका अर्थ है कार्य या क्रिया से हुई है, जो दर्शाता है कि ज्ञान और विचारों का मूल्य उनके वास्तविक परिणामों और प्रभाव से होता है। प्रयोजनवाद के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रयोजनवाद में शिक्षक का कार्य छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं से अवगत कराना और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षक छात्रों के मार्गदर्शन में सहायक होता है और उनका उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करना है। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक छात्र संबंध स्पष्ट कीजिए। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक छात्र संबंध एक सहयोगात्मक और गाइडिंग प्रक्रिया है। शिक्षक छात्र की समझ और अनुभव के आधार पर उसे जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या को जीवन के वास्तविक कार्यों और समस्याओं के साथ जोड़कर बनाया जाना चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य है छात्रों को व्यवहारिक और सृजनात्मक रूप से सोचने में सक्षम बनाना है। प्रकृतिवाद का शिक्षा में क्या योगदान है? प्रकृतिवाद ने शिक्षा में प्राकृतिक विकास, स्वतंत्रता और स्वयं के अनुभवों से सीखने पर जोर दिया है। यह शिक्षा को छात्रों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के साथ जोड़ता है। प्रकृतिवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रकृतिवाद का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति विकास है। यह स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ावा देता है। छात्रों को अपने परिवेश और प्राकृतिक दुनिया से सीखने का अवसर मिलता है।
आदर्शवाद और शिक्षक से आप क्या समझते हैं? आदर्शवाद में शिक्षक का कार्य छात्रों को उच्च नैतिक मानकों और विचारों और सिद्धांतों से अवगत कराना है। शिक्षक छात्रों के मानसिक और आत्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। आदर्शवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आदर्शवाद ने शिक्षा में विचारों और नैतिकता को प्रमुख बनाया। इसका प्रभाव यह है कि शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान देना बल्कि छात्रों को अच्छे इंसान बनाने में की दिशा में भी था। आदर्शवादी दर्शन से आप क्या समझते हैं? आदर्शवादी दर्शन यह मानता है कि विचारों और मानसिकता की असली वास्तविकता है। इसे दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन करना है। आदर्शवाद के अंतर्गत शिक्षक से संबंध की व्याख्या कीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक से संबंध एवं संरक्षक और मार्गदर्शक का होता है। शिक्षक छात्रों को उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है और शिष्य इन आदर्शों का आत्मसात करता है। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य क्या हैं? आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय के जो प्रमुख कार्य हैं, छात्रों को उच्च विचार, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना ताकि वे जीवन के सही मार्ग पर अनुसरण कर सकें। शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है? शिक्षा सिद्धांत के लिए इसका क्या योगदान है? प्रकृतिवाद वो शिक्षा सिद्धांत है जो मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति विकास है। इसका योगदान वह छात्रों को प्रकृति दुनिया से सिखाना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रकृति अनुशासन का अभ्यास कराना है। प्रकृति बेसिकली प्रकृति से सीखने की बात करता है, वो स्व अनुशासन की बात करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रकृतिवाद के अनुसार बच्चों की उम्र, मानसिक स्थिति और उनके प्रकृति के अनुसार डिजाइन किया जाए। बच्चों के अनुभव और माध्यम से सीखने का अवसर देता है। यह बात करता है कि मूल प्रवृत्ति की रुचि और क्षमताओं को महत्व देता है, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देता है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित नॉलेज देता है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, प्रकृति को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ये इसके तरीके होते हैं। प्रयोजनवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए शैक्षिक उद्देश्य की विवेचना कीजिए। प्रयोजनवाद का अर्थ है ज्ञान और शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना। इसमें शैक्षिक उद्देश्य छात्रों को समस्या का समाधान करने के लिए व्यवहारिक सोच, सृजनात्मकता और लचीलापन सिखाना है। अगला, प्रयोजनवाद में शिक्षा के सिद्धांत और कार्यप्रणाली किस प्रकार प्रभावित करती है? प्रयोजनवाद ने शिक्षा के सिद्धांतों में बदलाव लाया, जैसे कि छात्रों को केवल याद करने के बजाय सोचने, विश्लेषण, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने पर, जो इसमें शिक्षा की अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बना दिया। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं। पहला, योग विज्ञान, जय भारत, तत्वज्ञान, प्रकाश का मार्ग, हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन मानव के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर आधारित था। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और राष्ट्र की सेवा के लिए सक्षम नागरिकों का निर्माण करना। वह मानते थे कि शिक्षा केवल बौद्धिकता का विकास नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास भी करती है। उन्होंने चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया। शांति निकेतन का दूसरा नाम क्या है? शांति निकेतन का दूसरा नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, गिजुभाई के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गिजुभाई के अनुसार शिक्षा का मतलब केवल किताबों के ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये
व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक, विज्ञान की प्रक्रिया। वह शिक्षा को जीवन का हिस्सा मानते थे और मानते थे कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया से सीखने का मौका मिलना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किन उपाधियों से सम्मानित किया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। बेसिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बेसिक शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा प्रणाली जो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का ध्यान रखा जाता है। यह शिक्षा बच्चों के जीवन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार करती है। साविद्या या विमुक्ति का अर्थ बताइए। साविद्या या विमुक्ति का अर्थ है वही विद्या है जो आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। यह शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बताइए। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण, शारीरिक और मानसिक विकास, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान। शिक्षा का उद्देश्य जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बताइए। बच्चों की स्वतंत्रता और उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का महत्व, स्वाभाविक विकास के लिए खुले और प्राकृतिक वातावरण, संगीत और साहित्य के माध्यम से शिक्षा, शिक्षा में मानवता और सहिष्णुता का समावेश, बच्चों को पूरी दुनिया के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के सर्वोदय दर्शन से क्या अभिप्राय है? गांधी जी के सर्वोदय दर्शन समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण का सिद्धांत है। उनका उद्देश्य समाज में समानता, शांति और मानवता का प्रसार करना, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं। गिजुभाई की शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। गिजुभाई ने शिक्षण में प्रयोगात्मक, अनुभवात्मक विधियों का समर्थन किया है। वह बच्चों के खेल, कला और कहानियों के माध्यम से शिक्षा का पक्षधर थे। उन्होंने बच्चों के स्वतंत्र विकास और उनके मानसिक विकास पर ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राजनीतिक जीवन को संक्षेप में बताइए। राधाकृष्णन भारतीय राजनीति जीवन में सक्रिय रहे और उन्होंने भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधारक थे और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा के गुण बताइए। बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करना, समाज में समानता, भाईचारे का प्रसार करना, बच्चों को जीवन कौशल और उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक चिंतन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की दिशा में था। उन्होंने भारतीय शिक्षा में आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों को जोड़ा। उनका दृष्टिकोण आज भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की संकल्पना क्या थी? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता का विकास करना था। वह मानते थे कि शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति को जागृत करना है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या मत था? स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और महिलाओं को सम्मान, अधिकार देने की आवश्यकता को महसूस किया। उनका मानना था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। विश्व कवि टैगोर को प्रकृतिवादी क्यों कहा जाता है? विश्व कवि टैगोर को प्रकृतिवादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए प्रकृति
वातावरण में बच्चों के स्वाभाविक विकास पर जोर दिया। उनका विश्वास था कि बच्चों को अपनी सहज इच्छाओं और स्वभाव के अनुसार ही शिक्षा मिलनी चाहिए। शांति निकेतन की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे? शांति निकेतन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण वातावरण में शिक्षा देना था। टैगोर का मानना था कि शिक्षा वास्तविक उद्देश्यों, मानसिक शांति और मानवता की सेवा है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के क्या कारण थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कारण टैगोर की शिक्षा प्रणाली, कला, संस्कृति, साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए की गई नई कोशिशें थीं। यह विश्वविद्यालय विभिन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। गिजुभाई ने शिक्षा में क्या क्या नवीन प्रयोग किए? गिजुभाई ने शिक्षा में बच्चों के अनुभव और पर्यावरण को एकीकृत करने के लिए कई नवीन प्रयोग किए। उन्होंने खेल, कला, संगीत के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को रुचिकर और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। भारत की शिक्षा में गिजुभाई का क्या विचार थे? गिजुभाई का मानना था कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए उनके दैनिक जीवन से जुड़ी सामग्री, संदर्भ का उपयोग करना चाहिए। वह भाषा को केवल बुनियादी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों की सोच और अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने का एक साधन मानते थे। क्वेश्चन, प्लेटो ने शिक्षा का अर्थ बताया। क्या बताया? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का ज्ञान और सत्य से जोड़ना है। ये व्यक्ति के नैतिक बौद्धिक विकास में सहायक है। रूसो की दो रचनाएं, पहला हो गया इमाइल, दूसरा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला, रूसो ने शिक्षक को किस प्रकार परिभाषित किया है? रूसो ने शिक्षक का कार्य बच्चों को उनके स्वाभाविक विकास में सहायता देना, न कि उन्हें अनुशासन में बाधित करना। अगला, जॉन डोवी के किन्हीं तीन रचना, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ वी थिंक। डोवी के अनुसार विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए? डोवी के अनुसार विद्यालय जीवन की वास्तविक स्थिति के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिसमें बच्चों को समाज और जीवन की समस्याओं से अवगत कराया जाए। अगला, विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। यह कथन किसका है? ये डीवी साहब का है। मॉन्टेस्क्यू की किन्हीं दो रचनाएं, द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड और द एब्जॉर्बेंट माइंड। दो रचनाएं होंगी मॉन्टेस्क्यू की, पहला द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड और दूसरा द एब्जॉर्बेंट माइंड। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति को कितने भागों में विभाजित किया है? मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति को 4 भागों में विभाजित किया: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक। मॉन्टेसरी ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया? मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है बच्चों को उनकी प्रकृति विकास के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करना। प्लेटो का जीवन वृत्तांत लिखिए। जो प्लेटो का जन्म जो हुआ था 428 ईसा से 348 ईसा पूर्व में हुआ था। यह प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे और अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना की और दी रिपब्लिक, दी लॉज जैसी रचनाएं लिखी। स्त्री शिक्षा एवं दास वर्ग की शिक्षा पर प्लेटो के विचार दिए, उल्लेख कीजिए। प्लेटो ने स्त्री और दासों की शिक्षा को समान अधिकार दिया है। उनके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, दास हो या स्वतंत्र व्यक्ति। रूसो ने शिक्षा संबंधी विचारों पर प्रकाश डाली। रूसो ने शिक्षा को स्वाभाविक और निषेधात्मक बताया। उनका मानना था कि बच्चों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही सीखने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे वह स्वतंत्र और ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो सके। रूसो के निषेधात्मक शिक्षा का वर्णन कीजिए। रूसो के निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य बच्चों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाकर
उनके प्राकृतिक विकास सहयोग देना। ड्यूबे की शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। ड्यूबे के अनुसार शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्याओं से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया जाना। वह मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सक्रिय संपूर्ण नागरिक बनाने के लिए उन्हें जीवन के वास्तविक अनुभव प्रदान करना होता है। फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली की मुख्य विशेषता लिखिए। फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली बच्चों के खेलने, रचनात्मक गतिविधियों और समूह कार्यों को महत्व स्थान दिया है। ये शिक्षा के प्रारंभिक चरण में बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मांटेसे ने किस शिक्षण पद्धति को महत्व दिया, स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर मांटेसे ने स्वनिर्देशन, बच्चों को प्रकृति, विकास और स्वतंत्रता के रूप में सीखने का अधिकार दिया। उन्होंने शिक्षा के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुभवात्मक गतिविधियों को प्रमुख माना है। डॉक्टर मांटेसे ने शैक्षिक चिंतन पर प्रकाश डाले। मांटेसे के शैक्षिक चिंतन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके स्वयं के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना, ताकि वे प्राकृतिक विकास की दिशा में बढ़ सकें। अगला, प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम में गणित होना चाहिए, दर्शन, संगीत जैसे विषय समावेश होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और विकास में यह सहयोगी है। अगला, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य ज्ञान वर्धन करना, नैतिकता विकास, समाज के उनके स्थान के बारे में जागरूकता पैदा करना। रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से तात्पर्य। रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य बच्चों के बाहरी हस्तक्षेप से बचाकर उनके प्राकृतिक विकास को बढ़ावा दें। अगला, रूसो के अनुशासन के विषय में क्या धारणा है। रूसो के अनुशासन को प्रकृति और स्वाभाविक रूप से बच्चों को विकसित होने देना चाहिए, किसी प्रकार का बाहरी सजा और दबाव नहीं, सब उनको बचाना चाहिए। ड्यूबे के पाठ्यक्रम संबंध में विचार। ड्यूबे के अनुसार पाठ्यक्रम को बच्चों की दैनिक जीवन, वास्तविक दुनिया के अनुभव से जोड़कर तैयार किया जाना चाहिए। ड्यूबे के शैक्षिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ड्यूबे के शैक्षिक उद्देश्य विचारशील, स्वतंत्रता और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाना है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता, रचनात्मकता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। किंडरगार्टन का तात्पर्य बच्चों के लिए एक शैक्षिक वातावरण जिसमें खेल, रचनात्मकता, सामाजिक अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया होती है। किंडरगार्टन से क्या तात्पर्य है, ये कंप्लीट होगा। अगला, मांटेसे विद्यालय के पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए। मांटेसे विद्यालय में पाठ्यक्रम बच्चों के स्वाभाविक विकास को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां होती हैं। मांटेसरी में बालघर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मांटेसे का बालघर बच्चों की एक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण है, जहां वे अपनी गतिविधि से सीख सकते हैं और अपने विकास के प्राकृतिक क्रम में योगदान दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा बताइए। समाज उन व्यक्तियों का संगठित समूह है जो पारस्परिक संबंधों एवं सामान्य हितों से जुड़े होते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। समाज सामाजिक संबंधों को ताना बाना है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा एवं समाज में से आपका क्या तात्पर्य है। शिक्षा एवं समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। शिक्षा समाज के मूल्यों, परंपराओं एवं संस्कृति को संरक्षित और स्थानांतरित करने का कार्य करती है, जिससे समाज का सतत विकास होता है। तो इनका आपस में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज पर शिक्षा के एक प्रभाव को दर्शाइए। तो सामाजिक समानता सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर प्रदान करती है।
जिससे समाज में समरसता और समानता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के अभिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के अभिकरण वह माध्यम या संस्थाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को शिक्षा मिलती है। ये दो प्रकार की होती है। पहला, प्राथमिक अभिकरण, जैसे आपका होगा परिवार, समुदाय हो गया। अगला हो जाएगा आपका द्वितीय, विद्यालय हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना, मान्यताओं, परंपराओं और कार्य प्रणाली में होने वाला परिवर्तन, जो समय के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है? संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक शिक्षा के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। परिवार, सामाजिक संस्थाओं, साहित्य, कला और लोकगीत, धार्मिक अनुष्ठान और मीडिया के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ऐसे ही जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय का अर्थ बताइए। विद्यालय वो संस्था है जहाँ छात्रों को व्यवस्थित रूप से शिक्षा दी जाती है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। अगला क्वेश्चन, समुदाय के किसी एक शैक्षिक कार्य का वर्णन कीजिए। शिक्षा को बढ़ावा देना ये समुदाय का कार्य है। समुदाय अपने सदस्यों को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों, पुस्तकालयों और वयस्क शिक्षा केंद्रों को स्थापित करता है। आदर्शवादी समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? आदर्शवादी समाज में शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता का विकास करना था, आत्मज्ञान प्राप्त करना था, आध्यात्मिकता का विकास करना था। इन सब चीज़ों का विकास करना ये पहली प्रायोरिटी होती थी। ये शिक्षा अधिकतर गुरुकुल प्रणाली पर आधारित होती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। पहली क्या हो जाएगी? सामाजिक संगठन, दूसरा सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक संगठन, समाज विभिन्न वर्गों, समूहों और संस्थाओं को संगठित रूप है। अगला सामाजिक गतिशीलता क्या है? समाज समय के साथ बदलता रहता है और विकासशील होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के दो प्रमुख कार्य बताइए। पहला कार्य हो जाएगा नीति का निर्माण करना। अगला हो जाएगा विद्यालयों की स्थापना एवं विकास। नीति का निर्माण का राज्य शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित और दिशा प्रदान करता है। विद्यालयों की स्थापना और विकास, राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। जनसंचार से आप क्या समझते हैं? जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े स्तर पर लोग तक जानकारी, समाचार, विचार और ज्ञान पहुंचाया जाता है। इसके जो साधन हो जाए, जैसे आपका रेडियो के माध्यम से हो जाए, टेलीविज़न, समाचार पत्र एवं इंटरनेट के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ लिखिए। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और कार्य प्रणाली में धीरे धीरे या तीव्र गति से होने वाले बदलाव को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा लिखिए। डंकन साहब क्या कहते हैं? डंकन साहब कहते हैं सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और कार्यों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले दो प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कारक क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा रूढ़वादिता। अगला हो जाएगा अशिक्षा।
रूढ़वादिता परंपरा और मान्यताओं को बदलने में लोगों की अनिच्छा होती है। अशिक्षा शिक्षा के अभाव में समाज में जागरूकता और प्रगति में बाधा आती है। विद्यालय की एक परिभाषा बतानी है आपको मैकाइबर एवं पेज की। मैकाइबर के साथ क्या कहते हैं, विद्यालय एवं समाज का एक लघु रूप है जहाँ बच्चों को समाज में रहने के लिए तैयार किया जाता है। विद्यालय की किन्हीं दो विशेषताएं बताइए। पहली, संरचित शिक्षा। विद्यालय में शिक्षा को सुव्यवस्थित तरीके से प्रदान किया जाता है। चरित्र निर्माण। विद्यालय में छात्रों के नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। विद्यालय सर्वांगीण विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। समुदाय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समुदाय वो क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का समूह है जो समान संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। किसी समाज की क्या विशेषता होती है, स्पष्ट कीजिए। विशेषताएं बतानी। पहला, सामाजिक संगठन। समाज विभिन्न वर्गों, समूहों, संस्थाओं संगठित रूप में होता है। सामाजिक गतिशीलता। समाज समय के साथ साथ बदलता रहता है और विकासशील होता है। सामाजिक अंतःक्रिया। समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। संस्कृति एवं परंपराएं। समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज की संरचना, परंपराओं और कार्यप्रणाली में होने वाले बदलाव से। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और कार्यों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये डंकन साहब की डिफिनेशन है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो पहली हो जाएगी नवाचार को बढ़ावा देना। शिक्षक नई शिक्षा पद्धतियों तकनीकों को अपनाकर बदलाव लाते हैं। अगला हो जाएगा चेतना का विकास करना। शिक्षक छात्रों में सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। अगला हो जाएगा संस्कारों का विकास। शिक्षक नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को विकसित करते हैं। विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। विद्यालय शिक्षा प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था होती है जो बच्चों का मानसिक विकास करती है, बच्चों का शारीरिक विकास करती है, बच्चों का सामाजिक विकास करती है और नैतिक विकास में सहायक होती है। ये ज्ञान प्रदान करती है, अनुशासन विकसित करती है और संस्कारों के विकास में काफ़ी सहायक होती है। विद्यालय के कार्यों पर प्रकाश डालिए। ज्ञान प्रदान करना। विद्यालय में छात्रों को विविध विषयों और शिक्षण कराया जाता है। वो जितने विषय होते हैं काफ़ी विषय पढ़ाए जाते हैं। अगला हो जाएगा चरित्र निर्माण करना। नैतिक और अनुशासन भी विद्यालय में सिखाया जाता है। व्यक्तित्व का विकास। विद्यालय छात्र के संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। समुदाय से आपका क्या तात्पर्य। समुदाय एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जो समान संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। विद्यालय का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, शिक्षा का विकास। विद्यालय के माध्यम से समाज में शिक्षा का प्रसार होता है। संस्कृति जागरूकता। विद्यालय समुदाय में जागरूकता लाने का कार्य करता है। समाज को परिभाषित करते हुए उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। परिभाषा। समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। ये मैकाइवर एवं पेज की डिफिनेशन है। अर्थ समाज व्यक्तियों का वो समूह जो पारस्परिक संबंधों, सामान्य हितों से जुड़े होता है। समाज शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। शिक्षा का जो उद्देश्य तय करना। समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रणाली विकसित होती है। शिक्षा प्रणाली को दिशा देना। समाज के रीति रिवाज एवं मूल्यों को में शामिल किए जाते हैं।
विद्यालय एवं समाज के अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय एवं समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। विद्यालय समाज में मूल्य, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय क्या कार्य करता है? पहला, ज्ञान का प्रसार करना। अगला, व्यक्तित्व का निर्माण करना, चरित्र का विकास करना, नवाचार को अपनाना। राज्य और शिक्षा के संबंध पर प्रकाश डालिए। शिक्षा नीति निर्धारण। राज्य शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित और संचालित करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। राज्य सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन के किन्हीं दो परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगली डेफिनेशन देख लेते हैं। जब समाज के संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों में परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, मैकाइवर के अनुसार। सामाजिक परिवर्तन के 5 कारण बताइए। पहली, शिक्षा हो जाएगी। दूसरी, आर्थिक विकास। तीसरा, तकनीकी प्रगति, जनसंचार के साधन, कानूनी सुधार। शिक्षा जागरूकता बढ़ाकर समाज में परिवर्तन लाती है। आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हैं और नए अवसर में परिवर्तन लाते हैं। नई तकनीकी प्रगति, नई तकनीकी समाज में बदलाव लाती है। जनसंचार के साधन जैसे हो गया रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट समाज को प्रभावित करते हैं। कानूनी सुधार, नए कानून समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। जागरूकता बढ़ाना। शिक्षा लोगों को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक बनाती है। नए विचारों को बढ़ावा देना। शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। शिक्षा जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने में हेल्प करती है, सहायता करती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इसमें गति और दिशा परिवर्तनशील होती है। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय समाज का सभी तत्वों एक छोटे रूप में दर्शाता है। इसे सामाजिक जीवन के सही पहलुओं, नियमों, अनुशासन, परंपराओं, संस्कृति को सिखाया जाता है। समुदाय विद्यालय की स्थापना क्यों करता है? समुदाय विद्यालय की स्थापना इसलिए करता है ताकि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा मिल सके और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास संभव हो सके। विद्यालय विकास में शिक्षक अभिभावक संघ की क्या भूमिका है? पहला, छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। अगला, विद्यालय की समस्याओं का समाधान में सहयोग। अगला, विद्यालय और समुदाय के बीच संबंध को मजबूत करना। विद्यालय द्वारा छात्रों के किन किन सामाजिक नैतिक गुणों का विकास होता है? सहयोग एवं सद्भावना का विकास होता है। नैतिकता और ईमानदारी का विकास होता है। कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन का विकास। पहला क्वेश्चन है, सार्वभौमिकीकरण का अर्थ है क्या है? सार्वभौमिकीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ है शिक्षा, संस्कृति, तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को पूरे विश्व में प्रसार और समावेश करना, जिससे पूरा दुनिया एक वैश्विक गांव बन सके। अगला, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण में आने में 2 बाधाएं क्या है? पहले, अशिक्षा और गरीबी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। अगला हो जाएगा अपर्याप्त शिक्षण सुविधाएं, जैसे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल और शिक्षकों की कमी होती है, वहाँ पे ज़्यादा शिक्षक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या अभिप्राय है? शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जैसा भी हो, किसी भी क्षेत्र विशेष से आता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो
किसी भी जात में उसका जन्म हुआ, किसी भी धर्म में उसकी आस्था हो, चाहे वो पुरुष हो महिला हो या अन्य कोई, या आर्थिक स्थिति चाहे गरीब हो अमीर हो, जैसा भी हो, समान शैक्षिक सुविधाएं हो सके, उनको समान पढ़ने का अवसर उपलब्ध हो सके। व्यवसायीकरण एवं समाज के मध्य अंतर संबंध बताइए। जो व्यवसायीकरण होता है समाज के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को लाभ कमाने का माध्यम बना सकता है। अगला, बाल श्रमिकों की 4 समस्याएं क्या है। पहला, शारीरिक शोषण। बाल श्रम करने वाले बच्चों को स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगला, अशिक्षा, वे पढ़ाई नहीं कर पाते, जिससे उनका भविष्य क्या हो, अंधकारमय हो जाता है, उनका भविष्य खराब हो जाता है। कम वेतन, उन्हें कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, उनको जितना बड़े लोग होते हैं उनके बराबर उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं। आर्थिक अधिकारों का हनन होता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा की एक परिभाषा दीजिए। जनसंख्या शिक्षा वो शिक्षा है जो लोगों की जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का उपयोग और परिवार नियोजन की जानकारी प्रदान करता है। बाल श्रम उन्मूलन के 2 उपाय क्या क्या है। पहला उपाय है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सभी बच्चों को स्कूल भेजना, सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाए, पहला तो इसका ये समाधान हो जाएगा। दूसरा, कठोर कानूनों का पालन। जो कानून है उनको कठोरता से, सख्ती से लागू किया जाए। बाल श्रम को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करना चाहिए। कानून तो है मगर सख्ती से उनका पालन नहीं हो पा रहा है। अगला देख लेते हैं, जातिवाद किसे कहते हैं। किसे कहते हैं जातिवाद। जब कोई व्यक्ति अपनी जाति को सर्वोपरि मानता है और अन्य जातियों से भेदभाव करता है, उसे जातिवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अलगाववाद शब्द की उत्पत्ति कब और क्यों हुई थी। अलगाववाद शब्द ही जो शब्द है की उत्पत्ति सामाजिक और राजनीतिक कारणों से हुई, जब कुछ समूह अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखने के लिए मुख्य धारा से अलग होना चाहते हैं। अगला, शैक्षिक समानता की एक परिभाषा उल्लेख कीजिए। तो परिभाषा क्या हो जाएगी। शैक्षिक समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षिक अवसर मिल सके। सभी व्यक्ति को पढ़ने की जो सुविधाएं हैं बेसिक, वो सभी को समान से मिल सके, उनके साथ कोई भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर न किया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शैक्षिक अवसरों में समानता जो असमानता के 2 कारण है। पहला, आर्थिक असमानता, क्योंकि आर्थिक असमानता बहुत बड़ा कारण है। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, इसके कारण कुछ लोग अमीर होते हैं जो जिनको सुविधा मिलती है और वो अपने बच्चों को एजुकेशन उपलब्ध करा सकते हैं, मगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं उपलब्ध करा सकते। पहला कारण तो आर्थिक असमानता है कि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं जो अपने आप को मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाते और शिक्षा अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पाते। अगला हो जाएगा लैंगिक भेदभाव। कई स्थानों पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, केवल वहाँ पे बच्चों को ही, लड़कों को ही पढ़ाया जाता है। तो ऐसे भेदभाव देखने को समाज में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में किया गया था, जिसे राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है। व्यवसायीकरण का अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं को लाभ अर्जित करने के माध्यम बना देना। सामाजिक विघटन क्या है। सामाजिक विघटन वो स्थिति है जब समाज में अनैतिकता, अपराध, भ्रष्टाचार, असमानता बढ़ जाती है, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। बाल श्रम को परिभाषित कीजिए।
14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का श्रम करवाना बाल श्रम कहलाता है। जनसंख्या विस्फोट क्या है? जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती है और संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अगला, अलगाववाद के 2 प्रमुख प्रभाव लिखे। पहला, राष्ट्र की एकता को खतरा हो जाता है इससे। समाज में टकराव और हिंसा बढ़ सकती है। अगला, विकास में बाधा। अलगाववादी आंदोलन से आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रभाव बहुत पड़ता है, प्रभावित होते हैं। जातिवाद के 2 दुष्परिणाम बताइए। पहला, सामाजिक भेदभाव। जातिवाद के कारण समाज में असमानता और भेदभाव फैलता है। अगला, राष्ट्र की प्रगति में बाधा। जातिगत संघर्षों के कारण देश का विकास धीमा हो जाता है। सांप्रदायिकता का उन्मूलन के उपाय क्या क्या? पहला, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लोगों को धर्म, धार्मिक सहिष्णुता और आपसी समझ विकसित करना। अगला होता कठोर कानूनों का पालन करना, सांप्रदायिक दंगों, भड़काऊ भाषणों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगला हो जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न समुदाय के बीच मेलजोल और सौहार्द बढ़ावा। अगला, निष्पक्ष मीडिया। जो समाचार और सूचनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसको मिलावट करके प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। अलगाववाद को परिभाषित कीजिए। अलगाववाद वह विचारधारा है जिसमें कोई समूह या समुदाय अनेक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों मुख्यधारा से अलग होने का इच्छा रखता है। अगला, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। पहला, शिक्षा का अनिवार्यकरण, सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना। अगला, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला, शिक्षा की सुलभता, स्कूलों और शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना। गुणवत्ता शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। समानता के क्षेत्र लिखिए। पहला, शैक्षिक समानता, सभी को समान शिक्षा का अधिकार। आर्थिक समानता, संसाधनों की समान उपलब्धता। राजनीतिक समानता, सभी को समान नागरिक अधिकार। अगला, सामाजिक समानता, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न होना। शिक्षा के व्यवसायीकरण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण का अर्थ है शिक्षा को लाभ कमाने का माध्यम बना देना, जिससे शिक्षा महंगी हो जाती है और गरीब लोग इससे वंचित रह जाते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के कुछ सुझाव दीजिए। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति देनी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलना चाहिए अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम के कारण बताइए। पहला हो जाएगा गरीबी। माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण काम करने को मजबूर हो जाते हैं। अगला हो जाएगा शिक्षा, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। फिर बेरोजगारी, माता पिता के पास रोजगार न होने के कारण बच्चे श्रम करने लगते हैं। अगला, कानूनी कमजोरी, बाल श्रम को रोकने के लिए कानून की सही क्रियान्वयन न हो पाना, उतने अच्छे तरीके से इसे लागू न कर पाना। बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए किस प्रकार बाधक स्पष्ट कीजिए। बाल श्रम करने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा बाधित हो जाती है और वो जीवन भर अशिक्षा व निर्धन बने रहते हैं। अगला, बाल श्रम से आप क्या अभिप्राय है? 14 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं, उम्र के कम बच्चे होते हैं, किसी भी प्रकार के जो श्रम कराना बाल श्रम के अंतर्गत आ जाता है। जनसंख्या शिक्षा की समस्या और उनकी समाधान बताइए। समस्या क्या है? साक्षरता की कमी, गरीब परिवार नियोजन के प्रति जागरूक नहीं है, रूढ़िवाद विचारधारा, अधिक बच्चे पैदा करने की पारंपरिक सोच जो पुरानी सोच है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, परिवार नियोजन सेवाओं की अनुपलब्धता। समाधान क्या है? समाधान शिक्षा का प्रसार करना, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को परिभाषित कीजिए। जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है तो शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण कहा जाता है।
शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के 5 उद्देश्य बताइए। पहला हो जाएगा सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करना, साक्षरता दर को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगला, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, लिंग के हो, आर्थिक वर्ग के हो। अगला, शैक्षिक असमानता से क्या अभिप्राय है? जब किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा होती तो शैक्षिक असमानता हो जाती है। शैक्षिक असमानता की उत्पत्ति के 3 कारण बताना। पहला हो जाएगा आर्थिक असमानता, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। फिर सामाजिक भेदभाव, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। असमान संसाधन वितरण, शहरों में अधिक और गांव में कम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। शिक्षा के व्यवसायीकरण की विशेषताएं, शिक्षा एक लाभप्रद व्यवसाय बन जाता है। शिक्षा महंगी हो जाती है, सिर्फ अमीर वर्ग के शिक्षा मिल पाती है। निजी शिक्षा संस्थान की संख्या बढ़ती जा रही है। व्यवसायीकरण तथा शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा और व्यवसायीकरण एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि शिक्षा के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए व्यवसायिक बना देना सही नहीं है। बाल श्रमिकों की समस्याएं क्या क्या है? पहला, शारीरिक शोषण, बाल श्रमिकों को कठिन कार्य करने पड़ते हैं। शिक्षा से वंचित रहना, वह स्कूल नहीं जा पाते। कम वेतन, उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। स्वास्थ्य समस्या, वह कुपोषण और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। निर्धनता व बाल श्रम में क्या संबंध है? निर्धनता के कारण माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम के लिए भेज देते हैं, मजदूरी कर देते हैं और जिससे बाल श्रम बढ़ता जाता है। जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं लिखें। परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव, कम उम्र में विवाह की परंपरा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। वर्तमान में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों? जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है ताकि लोग परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक जो संसाधन हैं, संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक हो सके, उनके बारे में जान। जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र या पानी का चक्र पृथ्वी पर पानी के निरंतर परिसंचरण को कहा जाता है। इसमें पानी का वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और पुनः पृथ्वी पर आकर फिर से जल स्रोतों में एकत्र होना शामिल है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है, पानी का वितरण करती है। अगला, धरातलीय जल किसे कहते हैं? धरातलीय जल वह जल है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है, जैसे नदियों में होता है। नदियों में जो जल है, झीलों में जो जल है, समुद्र में है, तालाब में है, ये सारे के जल धरातलीय जल में आते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल किसे कहते हैं? भूमिगत जल वह जल है जो पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित है। यह जल जलाशयों में होता है, नलिका प्रणाली में होता है, जल मृतों में भी पाया जाता है। जो भूमि के नीचे जल होता है वो भूमिगत जल होता है। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण के प्रमुख प्रयास बताइए। वर्षा जल संरक्षण पहला हो जाएगा। अगला, जल पुनर्चक्रण, जल बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान, जल उपयोग में सुधार, पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त नियम भी होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख साधन कौन कौन से? जैसे टेलीविज़न हो गया आपका, रेडियो होगा, इंटरनेट हो, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन कौन से? समाचार पत्र हो गए, पत्र पत्रिकाएँ हो गई, किताबें हो गई, पोस्टर हो गए, ये सारे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। लिंग असमानता के 2 कारण बताइए। पहला, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जहाँ पे ये देखा जाता है। अगला, शिक्षा और रोजगार में अवसरों में भेदभाव,
उनको समान अवसर नहीं मिल पाते, यहाँ पे भी भेदभाव देखा जाता है। अगला, वैश्वीकरण अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? वैश्वीकरण जो है ये ग्लोबलाइजेशन, अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन से बना है, जिसका अर्थ है दुनिया भर के देशों के बीच व्यापार, संचार और संस्कृति का आदान प्रदान का विस्तार करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण का कार्य योजना क्या है? ये एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? भारत की जो प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाना है, उनका संरक्षण करना है। इसमें नदियों के पानी की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार लाना इसका काम होता है। जल के पुनर्चक्रण पर ध्यान देना, पानी की बर्बादी को रोकना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। भूमंडलीकरण की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। जैसे व्यापार और निवेश की स्वतंत्रता, सूचना तकनीकी का आदान प्रदान में वृद्धि, उत्पाद और सेवाओं का वैश्विक स्तर पर प्रसार, संस्कृति का सामाजिक विचारों का फैलाव। अगला, वैश्वीकरण की एक परिभाषा बताइए। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुद्रण सामग्री क्या है? मुद्रण सामग्री वो सामग्री है जिसे किसी भी प्रकार से छापने की विधि द्वारा प्रिंट किया जाता है। जैसे समाचार हो गया, पत्र, समाचार पत्र हो गया, किताबें हो गई, पत्र पत्रिकाएँ हो गई और अन्य लिखित दस्तावेज जो होते हैं, ये सारे मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगला, संचार साधन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंचार साधन समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डालते हैं। वे शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के स्रोत भी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, जैसे गलत जानकारी फैलाना, सांस्कृतिक परिवर्तन, कुछ अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव लिखिए। सकारात्मक प्रभाव क्या है? सूचना का आदान प्रदान करना, ये काफ़ी सकारात्मक काम है। एजुकेशन में भी काफ़ी सुधार है, शिक्षा में सुधार है, समाज में जागरूकता फैलाने के काम भी किया जाता है इसके जरिए। में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जैसे गलत जानकारी देना, सामाजिक असंतुलन, हिंसा और नकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। जैसे सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी गाली गलौज भी होती है। लिंग असमानता के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालिए। लिंग असमानता से महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होती है, शिक्षा और रोजगार के अवसर में भेदभाव होता है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आती है। अगला, वैश्वीकरण की आवश्यकता तथा महत्व बताइए। वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह देश के बीच व्यापार, सूचना और संस्कृति का आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे विकास को और समृद्धि की संभावना बहुत बढ़ती है। यह तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को काफ़ी घनिष्ठ और मजबूत बनाने का काम करता है। अगला, जलवायु परिवर्तन पर IPCC रिपोर्ट का उल्लेख लिखिए। तो ये आपका IPCC के अनुसार जलवायु परिवर्तन मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई और कार्बन उत्सर्जन के कारण हो रहा है। यह वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु में बदलाव की चेतावनी होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव बताइए। कारण क्या है? मानव जनित गतिविधियाँ जैसे उद्योग हो गए, ऊर्जा उत्पादन आदि। प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखी हो गया, सूर्य की गतिविधियाँ। प्रभाव क्या क्या है? प्रभाव है वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, पारिस्थितिक तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी बताने हैं। ग्लोबल वार्मिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। इसके जो कारण है, प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 हो गया का उत्सर्जन, जो वातावरण में गर्मी को ये बढ़ाने का काम करता है।
गर्मी को, तापमान को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। ऊर्जा संरक्षण एवं भूमि संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के उपयोग में सुधार, ऊर्जा बचत करना और नवीनीकरण स्रोतों का प्रयोग करना। भूमि संरक्षण का मतलब भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना, मृदा अपरदन को रोकना और वनस्पति और वन संसाधनों की रक्षा करना। ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए। वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्या है? पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करना, प्रदूषण को कम करना, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। अगला, राष्ट्रीय जल नीति 2002 क्या है? यह नीति भारत में जल संसाधनों का समुचित उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई, ताकि जल संकट को रोका जा सके और जल का वितरण। अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या है? जलवायु परिवर्तन से मौसम में बदलाव होता है, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जलवायु जो होती है वो असंतुलन इसमें देखा जाता है। अगला, भूमंडलीकरण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, इसके प्रमुख लाभ बताइए एवं हानियां समझाइए। भूमंडलीकरण का जो एक वैश्विक प्रक्रिया है, ये एक वैश्विक प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच व्यापार होता है, संस्कृति और तकनीकों का क्या कहते हैं हम, आदान प्रदान करते हैं। इसके लाभ क्या क्या? आर्थिक लाभ होती है, क्योंकि हर देश को उसका लाभ होता है। नई तकनीकों का और ज्ञान का प्रसार हो, कुछ तकनीकी जो किसी देश में नहीं है वहाँ पे भी जाती हैं दूसरे देश से। व्यापार में इससे क्या होता है, वृद्धि होती है। मगर कुछ इसकी हानियाँ भी हैं। हानियाँ क्या है? संस्कृति असंतुलित हो जाती है, काफ़ी मिलावटें आ जाती है। एक संस्कृति का प्रभाव दूसरी संस्कृति पर कभी कभी अच्छा पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या कहता है, विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। आर्थिक विषमताएँ होती, जो कम क्वांटिटी की चीज़ें होती हैं, जो कम वैल्यूएबल होती है, या स्थानीय जो चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा उनको नुकसान होता है। पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मूल्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मूल्य का अर्थ उन सिद्धांतों, गुणों, विचारों से है जो किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये नैतिकता, सामाजिकता और व्यवहार से जुड़े होते हैं और सही गलत निर्णय लेने में सहायता करते हैं। मूल्य नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक आदि हो सकते हैं। अगला, मूल्य शिक्षा के 4 उद्देश्य क्या क्या हैं? 4 उद्देश्य इसके निम्नलिखित हैं। पहला, नैतिक विकास, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, अनुशासन को अपनाना। अगला, सहिष्णुता और सहयोग को भावना, दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना। अगला, आत्म अनुशासन का विकास, अपने कार्यों के लिए प्रति उत्तरदायी बनना। अगला, राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना, जाति, धर्म, भाषा आदि से ऊपर उठकर एक राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्र को मजबूत बनाना। मूल्यपरक शिक्षा के सिद्धांत। पहला, नैतिक शिक्षा का समावेश, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। अगला, आदर्शवादी शिक्षण, शिक्षक को स्वतंत्र नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। अगला, व्यवहारिक शिक्षण, केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से नैतिकता सिखाना। अगला, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, देश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश की सभी नागरिक जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर एकता, भाईचारे और समानता की भावना को बनाए रखें। यह किसी भी देश की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के 2 सिद्धांत लिखिए। पहला, सह अस्तित्व का सिद्धांत, सभी देशों, संस्कृतियों को आपसी सम्मान के साथ रहना चाहिए। अगला, शांति और सहयोग का सिद्धांत, विभिन्न देशों को आपसी सहयोग बढ़ाकर विकास और स्थिरता बनाए रखना चाहिए। जनतंत्र की एक परिभाषा, जनतंत्र को
परिभाषा बताइए। एक, अब्राहम लिंकन के अनुसार जनतन जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने का और सरकार चुनने का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच शांति, सहयोग और आपसी समझ विकसित करना, जिससे युद्ध, संघर्ष और भेदभाव को समाप्त किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में पाठ्य सामग्री का आयोजन किस प्रकार होता है? पहला, पाठ्यक्रम में विविध संस्कृतियों को शामिल करना, विभिन्न देशों की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का अध्ययन करना। अगला, शांति और सहयोग की चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, शांति और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। अगला, वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित करना, संकीर्ण सोच को छोड़कर विश्व के प्रति जागरूक बनना। मूल्य की प्रकृति एवं विशेषताएं बताइए, देख लेते हैं। मूल्य व्यक्तिगत और सामाजिक होते हैं, जैसे ईमानदारी व्यक्तिगत मूल्य है और सहयोग सामाजिक मूल्य है। अगला, मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, समय और समाज के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन होता है। अगला, मूल्य शिक्षा अनुभव से सीखे जाते हैं, जैसे परिवार, समाज और विद्यालय से मूल्य विकसित होते हैं। अगला, मूल्य विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, जीवन के निर्णय लेने में सहयोग करते हैं। मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है? पहला, माता पिता का आचरण, बच्चे परिवार से नैतिकता सीखते हैं। अगला, संस्कार एवं परंपराएं, परिवार की परंपराएं नैतिक मूल्यों को विकसित करती हैं। अगला, सकारात्मक वातावरण, प्रेम सहयोग से भरा परिवार बच्चों में मजबूत होता है, नैतिकता इसमें मजबूत होती है। कर्तव्य और उत्तरदायित्व की भावना, बच्चों में जिम्मेदारी सौंपे उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जा सकती है। अगला, मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका। अगला, शिक्षकों का आदर्श व्यवहार। पहला, शिक्षक नैतिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगला, शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे खेल हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, आदि में नैतिकता दिखाई जाती है। अगला, पाठ्यक्रम में नैतिकता, विद्यार्थियों में नैतिकता और उत्तरदायित्व विकसित किया जाता है पाठ्यक्रम के जरिए। अगला, समूह कार्यों के द्वारा सहयोग और समानता की भावना आती है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए ये जरूरी है। एकता से देश की बाहरी खतरों से बचाया जा सकता है। अगला, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समाज में भाईचारे, सौहार्द की भावना बनी रहती है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एकजुट राष्ट्र तेजी से प्रगति करता है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा का क्या योगदान है? संविधान और नागरिकता की शिक्षा, सभी नागरिकों में समान और कर्तव्य की समझ बढ़ाना। अगला, सांप्रदायिक और सौहार्द का विकास, धर्म जाति से ऊपर उठकर समानता की भावना विकसित करना। अगला, देशभक्ति की भावना विकसित करना, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। पहला, विविधता को स्वीकार करना, विभिन्न संस्कृति को सम्मान करना। अगला, शांति और सहयोग की शिक्षा, आपसी सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना। अगला, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता, सभी व्यक्तियों के समान अधिकारों को समझना। लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका बताइए, क्या भूमिका है लोकतंत्र में शिक्षा की? लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा की भूमिका है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की भावना विकसित करता है। अगला, जागरूक नागरिक तैयार करता है। शिक्षा के जरिए हम जागरूक नागरिक तैयार करते हैं, नागरिकों को उनके अधिकारों कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक बनाते हैं शिक्षा के जरिए। अगला, संविधान के प्रति निष्ठा विकसित करना, संवैधानिक मूल्यों को समझना और अपनाना। मूल्यप्रक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। पहला, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, विद्यार्थियों को नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाना। अगला, अहिंसा और सहिष्णुता का प्रचार, शांति और भाईचारे की भावना विकसित करना। अगला हो जाएगा नागरिकों की भावना विकसित करना, देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाना। मूल्यप्रक शिक्षा के मार्गदर्शन सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, अनुभव आधारित शिक्षा, वास्तविक जीवन के उदाहरणों से शिक्षा देना, वास्तविक जीवन का एग्जाम्पल देके समझाना।
अनुभव आधारित शिक्षा होती है। अगला व्यवहार शिक्षण, केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से नैतिक सिखाना, नैतिकता व्यवहारिक रूप से दिखाकर सिखाना। अगला शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को स्वयं नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। शिक्षक स्वयं नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करता है तो फिर उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है, वो अच्छे से सिखा नहीं पाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।